ठंड लग गई तो लोगों को? कल बात हुई थी ना, स्वेटर पहन के आओगे? एसी चालू है एक, इससे ज्यादा ठंड लगेगी क्योंकि माथे पे चल रहा। चलो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना? तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा अपन? रजिस्ट्रेशन है ना? हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था अपन ने, बोलो? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या देखा था अपन ने? डॉक्यूमेंट, है ना? डॉक्यूमेंट मतलब क्या था? वो डीड जिससे ट्रांसफर किया जा रहा है। फिर इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के थे? दो तरह के। कौन कौन सा था? टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट और नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। टेस्टामेंट्री मतलब क्या था? ट्रांसफर बाय विल। वेरी गुड। नॉन टेस्टामेंट्री क्या था? अदर देन विल। विल क्या थी? जो आफ्टर दी डेथ ऑफ टेस्टेटर इफेक्टिव होती है। विल क्या थी? जो आफ्टर दी डेथ ऑफ टेस्टेटर इफेक्टिव होती है। टेस्टेटर कौन था? जिसने अपनी वसीयत लिखी है। अरे मैंने बोला था ना लीगल वर्ड पढ़ना चालू कर। देखो अपनी एग्जाम दिसंबर में, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, कट टू कट है, और डेली बेसिस पर याद करते जाओ जितना पढ़ाया जा रहा है। मैंने इसलिए तुमको नोट्स दे दिए, भले तुमने फीस नहीं दी अभी, वो केवल इसलिए कि डेली बेसिस पर याद करना चालू कर दो। बात का वेट मत करो क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे धीरे धीरे अपन बढ़ते जाएंगे सिलेबस बढ़ता जाएगा, फिर बहुत सारी चीजें हो जाएगी। इसलिए डेली बेसिस पर जितना हो रहा है उतना याद करते जाओ। बिल्कुल आज जितना पढ़ाया है सारे सब्जेक्ट में वो घर जाके याद कर लो, उससे ज्यादा नहीं करना कुछ भी। पढ़ना नहीं है, याद करना है। हाँ हाँ, कल्याण सुंदरम का केस पहले याद करो ना उसको। उसको एक बार पढ़, उसको एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद लिखो समझ के। देखो सबसे अच्छा तरीका होता है याद करने का, दो बार अपन ने पढ़ लिया है ना? हाँ, अब उससे पढ़ने के बाद उसे अपने आप को ही सुनाओ या अपने आप को ही एक्सप्लेन करो। एक चीज बताना, स्कूल के अंदर अगर तुमने कभी तुम्हारे फ्रेंड को या किसी को भी कोई चीज एक्सप्लेन की है, समझाई है, तो वो तुमको ज्यादा अच्छे से याद हो गई होगी। होता है कि जो चीज हम ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं, वो हमें याद रह जाती है। मेरे को सारी चीजें क्यों याद रहती है? मैंने हजारों बार समझा दिया बच्चों को, तो मेरे को याद हो गई वो चीजें, मुझे सेकंड थॉट ही नहीं लगता उसके अंदर। तो करना यही है अपने को। बेटर होगा हम अपने आप को चीजें समझाएं, खुद से समझाएं, या दो बार पढ़ने के बाद उसे बोलें, खुद से बोले। बोलने के बाद वापस से पढ़ो एक बार कि मेरे से कौन सा पॉइंट मिस हो गया, और बोलो वैसे ही जैसा एग्जाम के अंदर लिखोगे, वैसे ही सेंटेंस बनाकर बोलो प्रॉपर तरीके से। हाँ, इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी एग्जाम दे रहे हो, तब जाकर प्रॉपर ग्रिप बनेगी बेटा, अदरवाइज नहीं बनेगी। इसका फैन स्लो है कि फास्ट है बता दो? अरे हाँ, फास्ट ही। ये समझ में आ रहा है ना? तो ये मत सोचो कि अभी तो अपनी क्लास स्टार्ट हुई है कर लेंगे। आप मान के चलो कि मेरी कल ही एग्जाम है, वैसे पढ़ो घर जाकर। वैसे अगर पढ़ोगे ना तो बाद में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, और तुम खुद जून अटेम्प्ट का छोड़कर दिसंबर पे शिफ्ट हो जाओगे कि जून 26 कौन देगा, अपन तो दिसंबर में दे देते, क्यों 6 महीने और वेस्ट करें अपन। बट हाँ, मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती, एक हाथ से बजती है क्या? तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो तुमको भी करना पड़ेगी। मैंने हाथ बढ़ाया तो तुमको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा। एक हाथ से ताली बजती है क्या? लपड़ पड़ता है एक हाथ से, आवाज तो उसमें भी आती है बट अलग तरीके से आती है। ठीक है, मेहनत करोगे सब हो जाएगा यार, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हाँ, डे फर्स्ट से अपने को युद्ध स्तर पर तैयारी करना पड़ेगी, वॉर लेवल पर एकदम, कि नहीं करा ना तो मर जाएंगे। वॉर लेवल पर तैयारी करना मतलब समझ में आता है कि अब अगर इस चीज को नहीं करा तो मर ही जाएंगे।
जैसे पाकिस्तान ने फटाफट से तैयारी की थी ना अपने से लड़ने की, वैसे। ठीक है, चलो फिर ये क्या था, इंटरवाइवस और नॉन इंटरवाइवस। इंटरवाइवस क्या था? वेरी गुड, ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन। नॉन इंटरवाइवस क्या था? नॉन इंटरवाइवस में केवल एक ही आता है, क्या? विल। विल के अलावा कुछ भी नॉन इंटरवाइवस नहीं होता है। बाकी सारे ट्रांसफर कैसे होते हैं? इंटरवाइवस। मतलब कौन सी डेट पर? ट्रांसफर की डेट पर। ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी बोथ आर अलाइव, लिविंग पर्सन। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट पॉइंट भी देख लिया था। फर्स्ट पॉइंट क्या था? कौन सा सेक्शन स्टार्ट किया था हमने? सेक्शन 17, है ना। कौन सा सेक्शन स्टार्ट किया था अपन ने? सेक्शन 17। पहले हमने ये डिस्कस किया था कि डॉक्यूमेंट्स की दो कैटेगरी है। एक वो डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी। एक वो डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी नहीं है। मेरी इच्छा हो तो मैं रजिस्ट्रेशन कराऊं, नहीं करवाना हो नहीं कराऊं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बट जिनका रजिस्ट्रेशन कैसा है, वहां तो जबरदस्ती है कि करवाना पड़ेगा ही, ऑप्शन नहीं है। ये क्लियर हुआ अपने को, है ना। तो अब हमने सेक्शन 17 स्टार्ट किया था, जिसका हेडिंग था ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन क्या है बेटा? कंपलसरी। उसमें हमने पहला देखा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब देख लिया था अपन ने। इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट। फिर गिफ्ट, गिफ्ट के लिए दो चीजें बताई थी। पहला, वेरी गुड, ऑनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरा, विदाउट कंसिडरेशन के बदले में, हाँ अरे यही है ना, किसके बदले में? हाँ, ये समझ में आया अपने को, है ना। फिर हमने देखा था कि कौन सी प्रॉपर्टी पे लग रहा है। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी का अगर मैं गिफ्ट दे दूं तो रजिस्ट्रेशन कराने की नीड नहीं है। ठीक है, फिर हमने कौन सा केस पढ़ा था? हाँ, तो उस केस में हमने देखा था कि क्या करवाना जरूरी है? रजिस्ट्रेशन। क्या करवाना जरूरी है? बट रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाया है तो गिफ्ट रिवोक नहीं किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं भी करवाया है तो गिफ्ट रिवोक नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गिफ्ट के कंप्लीट होने के लिए क्या जरूरी होता है? डोनर ने वॉलेंटरीली गिफ्ट दिया हो और डोनी ने उसे क्या कर लिया हो? एक्सेप्ट, है ना। डोनर ने वॉलेंटरीली क्या दिया हो? गिफ्ट, और डोनी ने उसे क्या कर लिया हो? एक्सेप्ट। द मोमेंट इट वॉज एक्सेप्टेड बाय डोनी, वो क्या हो जाता है? कंप्लीट, फाइनल। फिर उसे रिवोक या कैंसिल नहीं किया जा सकता है, भले ही इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं था? रजिस्टर्ड नहीं था। यहां तक कल कर लिया था अपन ने, है ना। आगे कहीं पढ़ना है अपने को? चलो, है ना। देखो, लिखते समय ये लिखना है क्या कि वाइल रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ immovable property, but it does not suspend the gift until registration actually takes place. When the instrument of gift has been handed over by the donor to the and accepted by him, the former मतलब पहले वाला मतलब कौन? डोनर हैज डन एवरीथिंग इन हिज पावर टू कंप्लीट द डोनेशन and to make it effective, and if it is presented by person having necessary interest within the prescribed time. prescribed time कितना बताया था? 4 महीने। तो रजिस्ट्रार उसे रजिस्टर कर लेगा। तो ना तो डेथ ना ही रिवोकेशन किसका? डोनर का। गिफ्ट को क्या कर सकता है? कैंसिल। लिखना है इसे, बट रट के नहीं। एक दो बार पढ़ो, समझा मैंने दिया, समझ में आ गया, है ना। अब एक दो बार पढ़ो और अपनी लैंग्वेज में इसको लिखो। ये समझ में आया? बाकी लोगों ने भी ट्राई नहीं किया। ये कौन सी बात हुई थी? अभी तो इतना होमवर्क भी नहीं कि मैं भूल गई थी। हाँ, पीछे वाली बच्ची, पेन से लिखना था, कॉपी में लिखना था। नहीं समझ में आया तो अपन पूछने वाले कब थे कि कैसे लिखूं? पूछा ही नहीं देने तो मतलब, ओ हो भाई, दीदी ने पूछ लिया था मतलब, है ना। बढ़िया है।
दीदी शादी करेगी ना तो अपन हाथ लगा के बैठ जाएंगे, बोले हमारी भी शादी हो रही है, मतलब नहीं। हाँ अपन लिख के लाया, वेरी गुड, लिख के लाया, पक्का चेक कराना भी दोनों। चलो पढ़ो ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पढ़ो, आवाज आनी चाहिए सबकी। क्या लिखा है? हाँ समझाओ यहां तक क्या लिखा है कि ए ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर दी, गिफ्ट दे दी, किसको? बी को, बट क्या नहीं कर पाया और ए मर गया। हाँ तो क्या बोला है? द डीड ऑफ, तो रजिस्ट्रेशन करवाना तो क्या है, कंपल्सरी। 4 महीने में कभी भी क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन। बट जब तक क्या नहीं कराया है, रजिस्ट्रेशन, तब तक वो डॉक्यूमेंट क्या नहीं है, इनफोर्सिएबल नहीं। तब तक उस बेसिस पर ए प्रॉपर्टी के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता, है ना। फिर पढ़े, ए गिफ्ट इज टू बी एंड, और मर गया, द डीड ऑफ गिफ्ट इज, क्यों? मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। अब जो कीवर्ड था मैंने इसलिए कैपिटल में लिख रखा है ताकि तुम्हारा ध्यान जाए। अब आंसर लिखते समय ये एग्जाम्पल नहीं लिखना आपको, ये आपके समझने के लिए। आंसर लिखते समय ये पॉइंट आएगा, केस आएगा, खत्म, है ना। ये नहीं लिखना आपको, ये आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए कि बाद में जब हम पढ़ें तो हमें चीजें ध्यान रहे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है पढ़ेंगे, फिर मैं समझाता हूं। अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के थे, कौन कौन सा? ये प्रोविजन केवल किस पे लग रहा है, मतलब किस पे नहीं लग रहा है, टेस्टामेंट्री पे। टेस्टामेंट्री में केवल कौन आता है, तो विल पे नहीं लग रहा है। अदर क्यों लिखा है, अदर देन अबव, ऊपर भी तो एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ही है ना, बट वहां लिखा नहीं नॉन टेस्टामेंट्री। बट गिफ्ट कैसा होता है, टेस्टामेंट्री की नॉन टेस्टामेंट्री? नॉन टेस्टामेंट्री तो ये बोल रहे हैं गिफ्ट के अलावा जो नॉन टेस्टामेंट्री है ना। यहां अदर का मतलब समझ में आया ना, अदर देन अबव, तो बोले गिफ्ट के अलावा जो नॉन टेस्टामेंट्री है। नॉन टेस्टामेंट्री हमने समझ लिया, मतलब वसीयत के अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट। अदर मतलब बोले यार गिफ्ट पर ऊपर वाले प्रोविजन लगेंगे, बाकी के ऊपर नीचे वाले लगेंगे। आप समझे? गिफ्ट, गिफ्ट भी कैसा है, टेस्टामेंट्री की नॉन टेस्टामेंट्री, बट गिफ्ट पे ये लगेंगे और बाकी के ऊपर नीचे वाले लगेंगे। ये समझ में आया? तो क्या लिखा है, अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अच्छा ये पूरा पॉइंट बेटा एक ही है, ये मैंने आपके केवल समझने के लिए तोड़ दिया है। ये पूरा एक पैराग्राफ है, आप देखोगे यहां फुल स्टॉप लगा है, बीच में कहीं फुल स्टॉप नहीं है। बट है ना, पैराग्राफ पूरा एक साथ पढ़ते ना तो वो इतनी इजीली समझ में नहीं आता है, बट उसे अगर पॉइंट वाइज अपन समझ लें तो पैराग्राफ बनाकर अपन लिख सकते हैं। ये पूरा एक पैराग्राफ है। हाँ एग्जाम में छोटे पैराग्राफ बना लो, बड़े नहीं। पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स में लिखना बहुत अच्छा होता है, बट पॉइंट अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। ये पॉइंट अपने आप में कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये पूरा एक ही पैराग्राफ का हिस्सा है। पॉइंट में लिखना हमेशा बेस्ट होता है, बट पॉइंट अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए, है ना। ये केवल इस पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, केवल इस पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, बट इस पूरे का 100% मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, चलो तो ये हमने बोल दिया। अदर मतलब समझ में आ गया ना, किसको छोड़कर, गिफ्ट को छोड़कर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, नॉन टेस्टामेंट, मतलब किसको छोड़कर, वसीयत को छोड़कर, क्योंकि वसीयत कैसा होता है, टेस्टामेंट्री, और ये किसकी बात कर रहे हैं, नॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब वसीयत का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। इससे यही समझ में आ रहा है काहे का रजिस्ट्रेशन है, अभी रहना तो, है ना। काहे का रजिस्ट्रेशन, अरे रजिस्ट्रेशन केवल किसका होगा, नॉन टेस्टामेंट्री का नहीं,
विल टेस्टामेंट्री नॉन टेस्टामेंट्री? तो मतलब टेस्टामेंट्री का नहीं होगा ना। अरे विल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है बेटा, है ना। समझो, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज लिखी होती है, दूसरा अपने को मतलब निकालना पड़ता है। ये बोल रहा है रजिस्ट्रेशन किसका कराना है, इसका मतलब किसका नहीं कराना है। तो टेस्टामेंट्री में क्या आती है, मतलब विल का नहीं कराना है। एक बार लिखी होती है, उससे 25 मतलब अपने को निकालने होते। ये समझ में आया ना अपने को। तो अब बोल दिया है ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट हाँ, तो पहला तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, नॉन टेस्ट। विच मतलब जो क्या कर रहा है, क्रिएट करता हो, डिक्लेयर करता हो, असाइन करता हो, लिमिट करता हो, एक्सटिंग्विश करता हो, है ना। सबसे पहले तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो बेटा, नॉन टेस्टामेंट। मतलब किसको छोड़कर, वसीयत को छोड़कर कुछ होना चाहिए। फिर वो इंस्ट्रूमेंट कर क्या रहा हो, तो बोले क्रिएट करता हो, डिक्लेयर करता हो, असाइन करता हो, लिमिट करता हो, एक्सटिंग्विश करता हो। किसको, तो बोले किसी भी राइट को, टाइटल को या इंटरेस्ट को। ठीक है, वो किसको क्रिएट कर रहा हो, तो बोले किसी राइट को, टाइटल को, इंटरेस्ट को। वो किसको डिक्लेयर कर रहा हो, तो बोले किसी राइट को, टाइटल को, इंटरेस्ट को। वो किसको असाइन, लिमिट या एक्सटिंग्विश कर रहा हो, तो बोले किसी राइट को, टाइटल को, इंटरेस्ट को। अब ये जो आपका पैराग्राफ है ना, मैंने उसको और तोड़ के लिखा है समझने के लिए, एक एक वर्ड। ये हमारे केवल क्विक रिवीजन के लिए और याद करने के लिए। लिखना वैसे ही है जैसा नोट्स में दिया, बट रट के नहीं, समझ के। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या होना चाहिए, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। फिर क्या होना चाहिए, कोई भी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। वो राइट, टाइटल और इंटरेस्ट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब मूवेबल का है तो फिर रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। किससे रिलेटेड होना चाहिए, बेटा ये तो मैंने चैप्टर स्टार्ट करते समय बोल दिया ना, मूवेबल में कुछ नहीं करना है आपको। उसका लॉजिक अब मैं बता रहा हूं, क्योंकि मूवेबल लिखा ही नहीं है कहीं। वो तो मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया था, आप याद कर लो। बट अब प्रोविजंस पढ़ते समय तो हमें क्लियर होना चाहिए ना, हर जगह क्या लिखा है, मतलब मूवेबल पे नहीं लगेगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं हर बात का दूसरा मतलब हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला है, क्या है जो राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, वो किस में हो, किसी, और उस राइट, टाइटल और इंटरेस्ट की वैल्यू 100 रुपए या ज्यादा हो। मतलब 100 रुपए से कम है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, यही मतलब निकला ना। अगर वैल्यू कितनी है 99 रुपीज, तो करवाना है क्या रजिस्ट्रेशन, नहीं। वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 रुपए या उससे ज्यादा, है ना। अब पूरा पैराग्राफ अगर अपन लें तो बोले यार कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच इंटेंड्स टू क्रिएट, डिक्लेयर, assign, limit, extinguish any right, title or interest, whether vested or contingent, in any immovable property having value 100 rupees or more, required to be registered compulsory. अब इसको आप अपने नोट्स में से देखो क्या लिखा है, अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच purports or operate to create, declare, assign, लिमिट, एक्सटिंग्विश, वेदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। किस चीज को, किसी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, चाहे वो वेस्टेड हो, चाहे वो हैविंग वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एंड मोर टू, और इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये पूरा एक पैराग्राफ। तो लास्ट टाइम सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। दूसरा वो किससे रिलेटेड हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी। किससे रिलेटेड हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, और उस राइट, टाइटल और इंटरेस्ट की वैल्यू या तो कम से कम 100 रुपए हो या उससे ज्यादा। एंड वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट इट राइट, टाइटल और इंटरेस्ट को या तो क्या करता है, क्रिएट,
या डिक्लेयर या असाइन या लिमिट या एक्सटेंड, या तो आज करता हो या फ्यूचर में, तो फिर उसका क्या करवाना पड़ेगा आपको, रजिस्ट्रेशन। सब बता रहा हूं बेटा, सब ठीक है, ये समझ में आया अपने को। चलो अब क्या बोला, जैसे ए की प्रॉपर्टी है ना, ए ने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी, सेल। अच्छा, केवल पहले ट्रांजैक्शन में डॉक्यूमेंट का नाम लिखा है और एक लीज में वो डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ आएगा। पहले वाले में डॉक्यूमेंट कौन सा है, गिफ्ट का। पहले वाले में और किसी पे प्रोविजन नहीं लग रहा, किस पे लग रहा है, बाकी में ट्रांसफर का नाम नहीं बताया कि सेल का करवाना, मॉर्गेज का कराना, चार्ज का कराना, प्लेज का कराना, हाइपोथिकेशन का कराना, ऐसा नहीं बोला है इन्होंने। बाकी में इफेक्ट बोल दिया। बोले क्या, बोले राइट अगर चेंज हो रहे हैं, इन सबका एक मतलब होता है। किन सबका, जो ये वर्ड दिए ना, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, है ना, ये जब वर्ड दिए ना, क्या कि जो एक्सप्रेशन है क्रिएट, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश, इन सबका एक ही मतलब होता है लीगल राइट, लीगल रिलेशन प्रॉपर्टी में एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रहा हूं, है ना। तो बोल दिया कि जो एक्सप्रेशंस या वर्ड्स यूज हुए कौन से, क्रिएट, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश, इट इंप्लाइज अ डेफिनाइट चेंज ऑफ लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन मतलब लीगल राइट। किससे रिलेटेड, बोले इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो बोले वो डॉक्यूमेंट जो है उसमें जो ट्रांजैक्शन आपने किया है, उस ट्रांजैक्शन के कारण लीगल राइट चेंज होना चाहिए। तो वो क्रिएट हो सकता है, असाइनमेंट के कारण हो सकता है, लिमिट के कारण, एक्सटिंग्विशमेंट के कारण, किसी भी कारण से हो। ये तो वर्ड है, इनका इफेक्ट ये होना चाहिए कि लीगल राइट चेंज हो रहा है। मेरे पास से लीगल राइट आपके पास जा रहा है, आपके पास पहले राइट नहीं था तो आपके फेवर में राइट क्रिएट हुआ है। आपके पास पहले राइट थे, मैंने और कर दिया है तो मैंने एक्सटेंड कर दिया है। आपके पास राइट थे, मैंने राइट कम कर दिया है तो लिमिट हो गया है। आपके पास राइट थे, मैंने राइट खत्म कर दिया है, वो एक्सटिंग्विश हो गया। एक्सटिंग्विश मतलब खत्म कर देना। तो बोले ये तो इफेक्ट होता है, जो डॉक्यूमेंट में आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, बट इसका एट द एंड रिजल्ट ये होता है कि लीगल राइट एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास शिफ्ट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब चेंज बढ़कर भी हो सकते हैं, कम होकर भी हो सकते हैं, खत्म होकर भी हो सकते हैं, क्रिएट होकर भी हो सकते हैं, कैसे भी हो। एंड सेकंड पॉइंट मेन है, बाकी के 3 पॉइंट आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे अगर सेकंड पॉइंट समझ में आ गया तो, क्योंकि बाकी के 3 पॉइंट में यही वर्ड यूज होगा और कोई वर्ड यूज नहीं होगा। 90% ऐसा ही लिखा रहेगा, 10% थोड़ा सा चेंज आएगा बस। तो पहली चीज हमने बोला कि बोले यार ये वर्ड जो दिए कि क्रिएट करा, डिक्लेयर करा, असाइन करा, लिमिट करा, एक्सटिंग्विश करा, इनका मतलब क्या, तो बोले प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लीगल रिलेशनशिप है वो क्या हो रहे हैं, चेंज। चेंज अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी किसकी थी, ए की। ए ने प्रॉपर्टी क्या कर दी बेटा, सेल कर दी, किसको, बी को। अब इस प्रॉपर्टी के सारे राइट्स किसके पास थे, ए के पास। क्या बी के पास कोई भी राइट था, नहीं। तो जब मैंने प्रॉपर्टी बी को सेल की तो मैंने उसके फेवर में ऑनरशिप क्रिएट कर दी। तो क्रिएट वर्ड आ गया यार, सीधी सीधी सी बात है। नहीं, मैंने अगर प्रॉपर्टी काय पर दे दी, किराए पर दे दी, तो मैंने उसके फेवर में राइट क्रिएट कर दिया यार। मतलब पहले उसके पास राइट नहीं थे, अब आ गए। या पहले उसके पास राइट थे, मैंने उन राइट्स को कम कर दिया, तो क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। मैंने उसके राइट को अगर क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो एक्सटिंग्विश कर दिया। तो एट द एंड इन सारे वर्ड से एक बात क्लियर होना चाहिए कि लीगल रिलेशन या लीगल राइट जो किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो चेंज होना चाहिए। जब तक वो चेंज नहीं होता है तब तक बी वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा ही नहीं, है ना।
क्लॉज बी जो अपन पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। क्लियर हुआ ये? आगे बढ़ू मैं, है ना। फिर बोला है कि प्रेजेंट में कर सकते हैं या कब कर सकते हैं? फ्यूचर में। प्रेजेंट में मतलब अभी ट्रांसफर किया, अभी राइट दे दिए, मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी अभी बेच दी, बोला इमीडिएटली ओनर बन गए। मैंने बोला मैं आज एग्रीमेंट कर रहा हूं, 10 दिन बाद प्रॉपर्टी दूंगा, आपको ऑनरशिप कब मिलेगी? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद मतलब कब? फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में भी दे सकता हूं, फ्यूचर में भी दे सकता हूं। आप समझे? आप बिल्डर के पास गए, उसने बोला ठीक है प्लॉट का कंस्ट्रक्शन करके दे दूंगा, 6 महीने बाद दूंगा। 6 महीने बाद दूंगा मतलब कब मिलेगा? फ्यूचर में। बोला हो ठीक है, ठीक है। फिर राइट टाइटल या इंटरेस्ट, ये तो एक ही चीज होता है, लीगल अधिकार, लीगल रिलेशन, है ना। ये इंटरेस्ट मतलब ब्याज वाला इंटरेस्ट ना समझे। अरे जैसे हम बोलते हैं किसी व्यक्ति को कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो क्या इसमें मेरा ब्याज है? मतलब राइट है, अधिकार है, हक है, इमोशंस है, बस उन्हीं की बात हो रही है ना। इंटरेस्ट मतलब अकाउंट्स वाला इंटरेस्ट नहीं। लॉ में जहां भी इंटरेस्ट है मतलब क्या है उसका? राइट से, टाइटल से। ये तीनों लगभग सेम होती है ना। फिर क्या बोला है? ये राइट टाइटल इंटरेस्ट वेस्टेड हो सकता है या क्या? कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, संभावना मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने बोला 1 महीने बाद मैं तेरे को मेरी प्रॉपर्टी बेच दूंगा अगर ये इवेंट हो गया तो। अब वो इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो, तो प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। बट अगर क्या है तो श्योरिटी है, सर्टेनिटी है, मतलब ये काम होगा ही। वेस्टेड मतलब श्योर, सर्टेन। कॉन्टिजेंट मतलब प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं बिल्डर हूं, आप गए मकान बना कर दे दो, 6 महीने में मकान बनाकर दे दूंगा अगर मेरे से प्रॉपर तरीके से 6 महीने में बन गया, सारे रॉ मटेरियल मुझे मिल गए, सारी चीजें रही, तो मैं 6 महीने में दे दूंगा, नहीं तो 7वें महीने में दूंगा। तो वो काम मैं 6 महीने में कर भी सकता हूं और नहीं भी। तो वो कैसा हो गया बेटा? कॉन्टिजेंट। वर्ड का मतलब समझो। कॉन्टिजेंट पहली बार नहीं सुना तुमने। अकाउंट में कॉन्टिजेंसी रिजर्व बनाते थे अपन, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए। कॉन्टिजेंट रिजर्व क्यों बनाते थे? क्यों कुछ हो गया तो, अब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बस वही मतलब है यहां पर। तो वेस्टेड मतलब श्योर, सर्टेन, पक्का। कॉन्टिजेंट मतलब अनसर्टेन, प्रोबेबिलिटी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फिर ये पॉइंट तो समझ में आ रहा है कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 रुपए आ जाता। एंड किससे रिलेटेड? इमूव, मतलब मूवेबल का है तो जरूरत नहीं। जैसे ए ने अपना प्लॉट जो कहां था? मुंबई में, बी को सेल कर दिया, तो डीड बनाई, सेल करा, तो उस डीड का नाम क्या हो गया? सेल डीड। कितने में बेचा? 25 लाख। तो क्या इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? अरे बोलो, तो चेक करेंगे। प्रॉपर्टी कैसी है? इमूवेबल। वैल्यू कितनी है? 100 रुपया, उससे ज्यादा, बस कराना पड़ेगा, सीधी सीधी सी बात। दो ही मेन क्राइटेरिया, दो केवल। क्या चेक कर लो? पहला इमूवेबल है, बोले हाँ। वैल्यू कितनी है? 100 से ज्यादा, 99.9% करवाना ही है, फिर तो भूल जा बाकी कुछ, जब तक कि कुछ एक्सेप्शन ना आ रहा हो, करवाना ही है आप तो। क्या इसका एक एक वर्ड समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ूं तो अब इसको याद करो, फटाफट से बोलो। क्या बोला है? अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच परपोर्ट और ऑपरेट, मतलब इंटेंट्स। जिसका ये जो वर्ड है ना, ये क्या शो कर रहा है? इंटेंशन। कि उस नॉन टेस्टामेंट्री का इंटेंशन क्या है? कि वो क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश कर रहा है, चाहे प्रेजेंट में कर रहा हो चाहे फ्यूचर। किसको? बोले किसी भी राइट, टाइटल या इंटरेस्ट को, चाहे राइट टाइटल या इंटरेस्ट वेस्टेड था या कॉन्टिजेंट, बट उसकी वैल्यू 100 रुपया चाहता है, और वो राइट किससे रिलेटेड हो? अब आ रहा है कि इंदौरी लैंग्वेज में नहीं आ रहा है? आ रहा है?
हो जाएगा ये बेटा आपके समझने के लिए, आंसर में नहीं लिखना है इनको, है ना। ये जितने एग्जाम्पल्स, ये फिर भी लिखोगे चल जाएगा, बट एग्जाम्पल्स अननेसेसरी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि लिखने का वैसे ही बहुत सारा रहेगा। मेन होते हैं हमारे प्रोविजन, ये आपके समझने के लिए कि आप कभी भी पढ़ने बैठो तो हाँ ये है चीज। यह है समझ में? हो जाएगा। चल नेक्स्ट 17(1)(c) फिर बोला है क्या? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट एज मेंशन अंडर सेक्शन 17(1)(b। इसलिए तो मैंने बोला बी वाला पॉइंट आपने कर लिया तो बाकी 90% कंप्लीट है। तो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो कहां बताया है 17(1)(b) में, मतलब विच परपोर्ट और ऑपरेट टू क्रिएट, डिक्लेयर, लिमिट, assign, extinguish, whether in present or future, any right, title or interest, whether vested or contingent, having value 100 rupees or more, to or in any immovable property। अपन ने रटा नहीं, बट 2-4 बार बोल लिया तो वैसे ही ऐसा कैसा याद हो जाता है, उसमें क्या है? ये समझ में आया? अब वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है बी वाले पॉइंट में, वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है बी वाले पॉइंट में, तो उसका क्या पे किया जाएगा? कंसीडरेशन। क्या पे किया जाएगा? जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था, ए ने अपना प्लॉट सेल किया था, किसको? बी को। कितने रुपए में? 25 लाख। ये 25 लाख क्या है? कंसीडरेशन। अरे अकाउंट्स पढ़ा है ना, उसमें कंसीडरेशन पढ़ा होगा ना अकाउंट्स में कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। हाँ कुछ भी बोलते हो बैठ के। अरे कंसीडरेशन के बारे में अकाउंट्स में पढ़ा था, तो कहां पढ़ा था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था ना, CACT। कि तुम गूगल से पास हुए हो सबके सब। गूगल से मेरे को लग गया था चोरी, है ना। किस किसने CACT की क्लास की थी प्रॉपर? ये नुकसान होता है, पास तो हो जाते हैं अपन, बट नॉलेज के नाम पर कुछ भी नहीं। आप समझो, सब सोचते हैं कि CACT अपन ऐसे निकाल लेंगे, निकल जाता है। ईमानदारी से भी निकाल लेते लोग बाग, बेईमानी से भी निकाल लेते हैं, बट नॉलेज के नाम पर कुछ नहीं होता। और वो बेसिक चीज है यार, वो तुम्हारा फाउंडेशन है। वहीं से अगर तुम गड़बड़ करके चलोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे फिर? चलो जो भी है, जो गलती तुमने की दूसरों को मत करने देना, है ना। तो हमने क्या बोला? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कि हम कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ मिल रहा है। ए क्या दे रहा है, उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? ये क्या है? अब ए ने कितने रुपए पे, बी ने कितने रुपए पे किए, तो बी के पास कुछ प्रूफ होना चाहिए ना कि मैंने 25 लाख पे किए। दैट प्रूफ इज नोन एज एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस, है ना। तो वो जो 25 लाख की रिसिप्ट हुई है, वो जो 25 लाख का क्या किया है? पेमेंट। किस कारण? ऑन अकाउंट ऑफ कंसिडरेशन। कि कंसिडरेशन का जो रिसिप्ट और पेमेंट हुआ था, उसका क्या दिया जाता है? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब एक्सेप्टेंस, रिटर्न प्रूफ। तो वो जो एक्नॉलेजमेंट दिया है, क्या दिया है बेटा? वो जो, तो जिस नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट में क्या दिया है आपने? एक्नॉलेजमेंट। काहे का? रिसिप्ट और पेमेंट का। काहे का रिसिप्ट ऑफ पेमेंट? ऑन अकाउंट ऑफ कंसिडरेशन। उसका आपको क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है ना। चलो देखो क्या लिखा है, वही नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ एनी ऑन अकाउंट ऑफ वही क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, लिमिटेशन, एक्सटिंक्शन ऑफ सच राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। ये आया समझ में? इसको और कर लेना है ना। ये आया समझ में? चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या है?
बी ने पेमेंट किया है कितने का, 25 लाख का। भी ऊपर वाला एग्जांपल लेना, फॉर परचेस ऑफ लैंड इन मुंबई टू ए। तो डॉक्यूमेंट जो हमने पेमेंट करने के पर्पज से बनाया है वो कंपल्सरीली क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड। क्लियर है? फिर बोल रहा हूं एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस जितने भी हैं वो केवल आपके समझने के लिए हैं, एग्जाम में कोट नहीं करना है क्योंकि लिखने की बहुत सारी चीजें रहेगी। हाँ, केस लॉ लिखो वो एडवाइजेबल रहता है, वो लिखना भी चाहिए, नंबर उसी से मिलते हैं अच्छे। हाँ, जैसे कल्याण सुंदरम का केस पढ़ा ना, वो लिखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े अपन। चलो पहले ई वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, फिर डी पढ़ाता हूं। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम कहां जाते हैं, कोर्ट में। फिर कोर्ट हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व कर देता है। तो कोर्ट का क्या आता है, जिसे टेक्निकली बोलते हैं जजमेंट, जो दो तरह का होता है, डिक्री और ऑर्डर, है ना। कोर्ट का क्या होता है बेटा, जो डिसीजन, उसे क्या बोलते हैं, लीगली जजमेंट कहलाता है। सिंपल वर्ड में कोर्ट का डिसीजन आया, और सिंपल में बोल देते हैं कोर्ट का ऑर्डर आया। बट टेक्निकली हम प्रॉपरली बोले तो कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसे क्या बोलते हैं, जजमेंट, जो कितने तरह का होता है, दो, डिक्री और ऑर्डर। अब ये जजमेंट क्या होता है, डिक्री ऑर्डर क्या होता है, इसकी डिटेल सीपीसी में पढ़ेंगे अपन, सिलेबस में है। बट यहां मैं थोड़ा सा सिविल प्रोसीजर कोड, बट यहां मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूं ताकि अपन अंडरस्टैंडिंग बना सके। क्या कि कोई भी डिस्प्यूट है ना, कोर्ट उसका डिसीजन देता है ना, तो लीगल इट इज नोन एज जजमेंट, जो दो तरह का होता है, डिक्री और ऑर्डर। इसी तरह से डिस्प्यूट सॉल्व करने अगर हम आर्बिट्रेटर के पास गए तो आर्बिट्रेटर अपना डिसीजन देता है तो उसे क्या बोलते हैं, अवार्ड। बोले क्या मतलब, अरे यार मुझे कोर्ट के पास नहीं जाना डिस्प्यूट सॉल्व करवाना है। क्यों, अरे यार कोर्ट में बहुत टाइम लग जाता है, तारीख पे तारीख लगती रहती, पागल हो जाता है इंसान। मैं तो चाह रहा हूं फटाफट से और खटाखट से मेरा केस सॉल्व हो जाए। तो मेरे पास एक अल्टरनेट होता है जिसे बोलते हैं आर्बिट्रेशन। क्या बोलते हैं जिसे, आर्बिट्रेशन। वहां एक बंदा होता है जिसे क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर। वो फटाफट से मेरे केस को क्या कर देगा, सॉल्व, मैक्सिमम 1 साल में। इसमें एक फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेटर भी होता है, उसमें तो 6 महीने में केस खत्म कर देता। तो अगर मुझे स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस चाहिए तो मैं कोर्ट के पास नहीं जाता हूं, किसके पास जाता हूं, आर्बिट्रेटर मेरे केस को सॉल्व करता है, वो भी डिसीजन देता है, उसके डिसीजन को क्या बोलते हैं, अवार्ड। ये वर्ड आते रहेंगे। आर्बिट्रेशन एक्ट भी आपको पूरा पढ़ना है, सिलेबस में है, और ये डिक्री ऑर्डर सीपीसी भी आपको पढ़ना है, सिलेबस में है। ठीक है, अब क्या बोला है, कोर्ट का क्या है, जो डिसीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, जजमेंट, चाहे वो क्या हो या ऑर्डर, और आर्बिट्रेटर के डिसीजन को क्या बोलते हैं। तो कोर्ट की डिक्री और अवार्ड, इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। यार पढ़ तो अपन ये रहते कि किनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, अब आपने बीच में ये क्यों बता दिया इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगला पॉइंट समझने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा, है ना। वापस से क्या बोला मैंने, कोर्ट की डिक्री हो या आर्बिट्रेटर का अवार्ड हो, उनका रजिस्ट्रेशन क्या नहीं होता है, कंपलसरी। फिर से बोलो, हाँ, इनका रजिस्ट्रेशन क्या नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, जैसे एक फर्म थी जिसके 2 पार्टनर थे, प्यारे और मोहन। फर्म की सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, पार्टनर्स की। अब फर्म के पास क्या थी, एक फैक्ट्री। फिर बाद में इन दोनों में झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी डिवाइड कर ली इन्होंने, फैक्ट्री को लेकर झगड़ा हो गया। प्यारे बोल रहा है फैक्ट्री मेरी है, मोहन बोल रहा है फैक्ट्री मेरी है। अब दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट। तो वो सॉल्व करवाने किसके पास गए, कोर्ट के पास या आर्बिट्रेटर के पास गए, एज द केस में भी नहीं। तो फैक्ट्री की क्या थी, जो ऑनरशिप, उसको लेकर क्या हो गया, डिस्प्यूट। सपोज ये किसके पास चले गए, कोर्ट के पास। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि फैक्ट्री किसकी है, प्यारे की। फैक्ट्री किसकी थी,
इस बात को लेकर डिस्प्यूट था इन दोनों के बीच में। जब तक कोर्ट का क्या नहीं आया था, क्या प्यारे बोल सकता था प्रॉपर्टी उसकी है? मजाक मत करो, सही बोलो। अरे बोल सकता था क्या? नहीं। और मोहन बोल सकता था क्या? नहीं। हो सकता है डिसीजन किसका आता तो प्यारे की प्रॉपर्टी हो जाती, हो सकता है डिसीजन किसके फेवर में आता? मोहन की। बट अभी तक तो कुछ फाइनल नहीं है ना किसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, पक्का। लेकिन कोर्ट का डिसीजन आया किसके फेवर में? मतलब कोर्ट की क्या आई? किसके फेवर में? अब प्रॉपर्टी किसकी हो गई? तो कोर्ट की डिक्री के कारण प्यारे के फेवर में राइट क्रिएट हो गया। यही हुआ ना। अगर कोर्ट की डिक्री नहीं है किसके पास, तो क्या वो प्रूव कर सकता है कि प्रॉपर्टी उसकी है? तो कोर्ट ने क्या दिया, जो डिसीजन, उसके कारण प्यारे के फेवर में राइट क्रिएट हो गया। या चलो उसका राइट पहले से था तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ प्रॉपर्टी फाइनल इसी की है। तो बी वाले पॉइंट में तो हमने दोनों चीज पढ़ी थी, क्रिएशन, डिक्लेरेशन। क्या है समझ में? तो क्या फिर मैं इस डिक्री का रजिस्ट्रेशन कराऊं? इज रजिस्ट्रेशन ऑफ डिक्री ऑफ कोर्ट कंपलसरी? तो आंसर अगेन मैं वही बोल रहा हूं, नहीं। बट मैं अभी तक अपने पॉइंट पर नहीं आया हूं। अब जो पॉइंट मैं समझाऊंगा उसके लिए ये समझना जरूरी है पहले। बट ये आंसर में नहीं लिखोगे आप, आंसर में उतना ही लिखोगे जितना नोट्स में दिया है जो अपन देखें। बट ये बेस समझना जरूरी, नहीं तो नहीं समझ पाओ। चलो वापस से बोलो, क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म है, सपोज कितने पार्टनर थे उसके? कौन कौन? दोनों के बीच में क्या हो गया? किसको लेकर? हाँ, कहां गए? कोर्ट ने क्या दिया? और डिसीजन में डिक्लेयर कर दिया कि प्रॉपर्टी किसकी है। तो कोर्ट के डिक्लेरेशन के कारण, कोर्ट के, हाँ, प्यारे के फेवर में राइट आ गया। और हमने बी में क्या पढ़ा था? अच्छा, फैक्ट्री किसी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल, वैल्यू भी इसकी कितने से ज्यादा है? 100 से ज्यादा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट या डिक्लेयर हो गया किसके कारण? कोर्ट की डिक्री के कारण। अबे किसके कारण? कि नहीं हो गया? हाँ हो गया यार। तो क्या मैं कोर्ट की डिक्री का रजिस्ट्रेशन कराऊं? तो आंसर अभी भी मेरा वही है, नहीं, है ना। तो भले ही कोर्ट की डिक्री या अवार्ड किससे रिलेटेड हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी, भले उसकी वैल्यू कितनी हो तो भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। ठीक है, कोर्ट की डिक्री हो या आर्बिट्रेटर का अवार्ड हो। ठीक है, भले ही वो किससे रिलेटेड हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी, भले उसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा भी है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। यहां तक समझ में आया? अब वर्मा जी हैं, वो फैक्ट्री खरीदना चाहते हैं किससे? प्यारे से। आप अगर किसी भी पर्सन से क्या खरीदना चाहते हो? प्रॉपर्टी। तो पहले आप क्या चेक करोगे कि वो प्रॉपर्टी का ऑनर है कि नहीं? नहीं, ऑनरशिप का एक ही प्रूफ होता है, क्या? रजिस्ट्री। वेरी गुड। तो प्यारे के पास क्या होनी चाहिए? वो तो थी नहीं क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा था। लेकिन प्यारे के पास क्या है जिससे ये प्रूव होता है कि वही ऑनर है? अब अगर कोई प्यारे को बोलेगा तू ही प्रॉपर्टी का ऑनर है ये बता, तो प्यारे उसके मुंह पर कोर्ट की डिक्री मारेगा ना, बोले ये देख कोर्ट ने बोल दिया मैं ऑनर हूं, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। नहीं, हमारे यहां कोर्ट देखा जाए तो गवर्नमेंट से भी ऊपर है, कोर्ट ने जो बोल दिया मानना पड़ता है। ये समझ में आया? तो अगर वर्मा जी इज विलिंग टू बाय फैक्ट्री फ्रॉम प्यारे, तो पहले वो चेक करेंगे कि ऑनरशिप है या नहीं। ऑनरशिप का प्रूफ क्या होता है? बट अगर रजिस्ट्री नहीं है तो आपके पास कोर्ट का डिसीजन है जो ये बताता है कि प्रॉपर्टी आपकी है। नहीं, अब अगर आपके पास क्या होती? रजिस्ट्री, तो आप रजिस्ट्री ट्रांसफर कर देते किसके फेवर में? वर्मा जी के, और वो ऑनर बन जाते हैं। बट आपके पास क्या नहीं है? आपके पास क्या है? तो आप डिक्री ट्रांसफर करोगे किसके फेवर में? वो फिर प्रॉपर्टी के क्या बन जाएंगे? ऑनर। तो अब क्या है, दोनों के बीच में एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ जिसमें प्यारे ने जो डिक्री में उसे राइट्स मिले थे
उन राइट्स को असाइन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो जिस नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से, जिस नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से आपने डिक्री को असाइन या ट्रांसफर किया है, उस नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना है। स्टिल मैं ये बोल रहा हूं डिक्री का नहीं कराना है, अभी भी मैं यही बोल रहा हूं, डिक्री का नहीं कराना है। जिस नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से आप डिक्री को असाइन या क्या कर रहे हो, ट्रांसफर, उस नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना। तो वर्मा जी और प्यारे के बीच में एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें प्यारे ने लिख दिया कि वो जो डिक्री से मेरी ऑनरशिप प्रूफ होती है और जितने राइट्स मुझे मिले हैं डिक्री से, वो मैं सब तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूं। तो उस नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। स्टिल मैं अपने पॉइंट पर हूं, डिक्री का नहीं कराना। डिक्री और अवार्ड का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, इच्छा हो तो करा सकता हूं, मना ही नहीं है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर मैंने क्या एग्जीक्यूट किया, कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं डिक्री को असाइन या ट्रांसफर करता हूं, उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कंपलसरी। समझ में आया? चलो वापस चलो, क्या बोला है कोई, वेरी गुड। जो क्या कर रहा है, ट्रांसफर या असाइन, किसको, एनी डिक्री ऑफ कोर्ट, किसको, एनी अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। एंड वो डिक्री और अवार्ड रिलेटेड है, वही किसी राइट और इंटरेस्ट, किसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू 100 रुपीज और ज्यादा। मेरे को आपको केवल ये समझाना था, बाकी पॉइंट तो अपन पढ़ ही रहे हैं, इसलिए बोला बी वाला पॉइंट पढ़ लिया, सब खत्म हो जाएगा। समझ में आया? चलो वापस से बोलना है ना, क्या बोला है, कोई भी आवाज निकालो, एनी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइन एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट और अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेटर, एंड व्हेन सच डिक्री, ऑर्डर और अवार्ड, वो आ गया पूरी लाइन बी वाली, परपोर्ट्स और ऑपरेट टू क्रिएट, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश, चाहे प्रेजेंट में चाहे फ्यूचर, किस चीज को, किसी राइट, टाइटल या इंटरेस्ट को, चाहे वो वेस्टेड हो चाहे वो कॉन्टिंजेंट, जिसकी वैल्यू, और वो किससे रिलेटेड है, इमूवेबल। मैं अभी भी अपने पॉइंट पर हूं, डिक्री, ऑर्डर और अवार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, इच्छा हो तो कराऊं। लेकिन अगर मैं उसे असाइन या ट्रांसफर कर देता हूं, तो जिस डॉक्यूमेंट से मैंने डिक्री, ऑर्डर या अवार्ड को ट्रांसफर या असाइन किया है, उसका मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। बाकी चीजें कांस्टेंट है, वैसी की वैसी लिखी। क्लियर है? ओ भैया पक्का हो जाएगा ये? आगे बढ़ू मैं? लास्ट, टोपा का सेक्शन 107, टोपा मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17(1) डी, डी छोड़ दिया था अपन, ई पे आ गए थे, अब डी पढ़ रहे हैं अपन। इन दोनों को अगर साथ में पढ़ें तो 3 तरह की लीज हैं जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी। लीज क्या थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या देते हैं, पोजेशन, ताकि सामने वाला प्रॉपर्टी को यूज कर सके एक लिमिटेड टाइम तक। बदले में वो हमें क्या पे करता है, रेंट। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। मैंने बोला था वर्ड बार बार आएंगे बेटा, है ना। सेल में क्या होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर मॉनिटरी कंसिडरेशन के बदले में। गिफ्ट में क्या होता है, ऑनरशिप ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन के बदले में। लीज में क्या होता है, पोजेशन, ऑनरशिप नहीं, कंसिडरेशन तो होता है, किराया मिलता है, दैट इज कंसिडरेशन।
एंड लीज काय की होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की, मूवेबल की नहीं होती। लीज काय की होती है बेटा? इमूवेबल प्रॉपर्टी की। काहे की नहीं होती है? मूवेबल। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने काहे पर दी है? लीज पर, तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन कराऊं? तो अगर मेरी लीज इन तीन में से किसी भी एक कैटेगरी मारी है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बीच में क्या लिखा है? मतलब तीन में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होगी तो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कंपलसरी। ठीक है। पहला, लीज एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब हाँ, तो मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी 5 साल के लिए रेंट पर दे दी है, क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? क्यों? अरे जवाब देते आना चाहिए ना, ये एक्सीडिंग 1 ईयर है। अरे 5 ज्यादा होता है ना एक से, हमने तो ये पढ़ा था मैथ्स में, तुमने क्या पढ़ा है? तो फिर इतना क्या सोच रहे हो? क्विक रिस्पॉन्स निकलना चाहिए, क्विक। जितना क्विक बनोगे ना, तुम्हारे लिए, तुम्हारी पर्सनालिटी के लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए उतना अच्छा। सोचते रहना है। अगर आदत डालोगे सोचते रहने की तो रिस्पॉन्सिव बनोगे नहीं। पढ़ते पढ़ते दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, फट से आंसर निकलना चाहिए। फिर भले गलत निकलेगा कोई बात नहीं, यहां प्रैक्टिस ही कर रहे हैं अपन। सही निकलेगा तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, गलत निकलेगा तो अपने को लेसन मिलेगा कि अगली बार सही बोले अपन। यह है समझ में? चलो, ए ने अपनी फैक्ट्री 1 साल के लिए रेंट पर दी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? क्यों? हाँ हाँ, एक्सीडिंग 1 ईयर होना चाहिए। वेरी गुड। इसलिए हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम 11 महीने के लिए मकान किराए पर देते हैं। अगर आपने सुना हो या आपने अपना मकान किराए पर दे रखा हो, तो जो किराएदार से एग्रीमेंट करते हो ना, आप कितने महीने का करते हो? 11 महीने। वो 11 इसलिए नहीं है कि 11 का फिगर अच्छा, 11, 21 और 31 अच्छा नंबर होता है, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन से बच जाओगे। अगर आपने मकान किराए से ले रखा है तो आपके मकान मालिक ने 11 महीने का एग्रीमेंट किया होगा। आपने दे रखा है तो आपके पेरेंट्स ने भी 11 महीने का एग्रीमेंट करके दिया होगा। भले 11 महीने बाद खाली नहीं होगा, बट एग्रीमेंट 11 महीने का करते। बोले क्यों? रजिस्ट्रेशन से बच जाओ। नहीं तो क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। पैसे लगते हैं रजिस्ट्रेशन कराने में खूब। लीज का 1% भी अगर देना पड़ गया, लाख रुपए साल के मिल रहे हैं, और 1% अगर देना पड़ गया तो 1000 रुपए तो देने पड़ जाए, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। फिर वकील के खर्चे अलग, स्टाम्प ड्यूटी अलग, सब। तो उससे बचने के लिए हम 11 महीने के लिए देते हैं। यह आया समझ में अपने को? दूसरा है ईयर टू ईयर बेसिस पर। दूसरा क्या दिया है बेटा? तो मैंने 1 साल के लिए प्रॉपर्टी लीज पर दी, तो आपने भी बोल दिया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। बट उसमें कंडीशन थी, क्या? 1 साल बाद लीज खत्म नहीं होगी, फिर 1 साल के लिए रिन्यू कर दी जाएगी। तो 2 साल हो गए, क्या 2 साल बाद खत्म हो जाएगी? नहीं, फिर दूसरा साल खत्म होगा तो तीसरे साल के लिए रिन्यू हो जाएगी। मतलब प्राइमा फेसिया वो कितने साल की है? 1 साल। बट 1 साल बाद खत्म नहीं हो रही है, वो एक एक साल बाद बढ़ती जाएगी। वो होती है ईयर टू ईयर बेसिस। जैसे आप लोग बाहर से आए हो या रूम रेंट पे लेके रहते हो, आपकी लीज कौन सी है? मंथ टू मंथ बेसिस पर। आप 1 महीने का किराया दे देते हो, फिर वो अगले महीने के लिए एक्सटेंड, फिर 1 महीना किराया दे देते हो, अगले महीने के लिए एक्सटेंड, ऐसे एक एक महीने तक आप चलाते रहते हो। वो आपकी वाली कौन सी है? मंथ टू मंथ बेसिस। अब अगर आपको खाली करना है तो मकान मालिक ने बोला होगा कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना। अगर आप 15 दिन पहले बताओगे नहीं, तो वो इंप्लाइड रहता है कि इस महीने भी ये छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, मेरे को खाली करना है, मैंने बोल दिया 15 दिन पहले, अब मैं रिन्यू नहीं करूंगा, 15 दिन बाद मैं जाऊंगा, तब वो खत्म होगी। और जब तक आप क्या नहीं दोगे? नोटिस, वो चलती जाएगी एन नंबर ऑफ टाइम्स। मकान मालिक को आपसे खाली करवाना है, वो भी 15 दिन पहले बोलेगा, बोले अगले महीने निकल ले यहां से, मेरे को नहीं रखना तेरे को। जब तक उसने नोटिस नहीं दिया है, हम भी मानकर बैठे अगले महीने भी हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे।
तो ये होती है मंथ टू मंथ बेसिस कि प्राइमा फेसिया एक महीने की है, बट एक महीने बाद खत्म नहीं होगी, फिर एक महीने के लिए रिन्यू हो जाएगी। ये प्राइमा फेसिया कितने साल की है? एक साल की। एक साल बाद खत्म नहीं होगी, और अगर खत्म करना है तो 6 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। महीने का आधा कितना हुआ? 15। महीने का आधा कितने दिन हुआ? याद करने का तरीका बता रहा हूं बेटा। साल का आधा कितना हुआ? 6 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। हाँ, हमें तो मकान मालिक ने ही बोल रखा 1 महीने पहले बताना, तुमको तो यही बोला होगा। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी कर सकते हैं अपन। अगर कुछ बोला नहीं है तो लॉ तो ही बोलता 15 दिन पहले तो बताना पड़ेगा। यह आया समझ में? तो इसलिए अगर मैं 1 साल की लीज दूंगा तो पहले वाले पॉइंट में तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बट 1 साल बाद जैसे मैं उसे रिन्यू करूंगा वो दूसरे पॉइंट में आ जाएगा। आपने बोल दिया 1 साल की लीज है तो रजिस्ट्रेशन मत कराओ क्योंकि पहले पॉइंट में नहीं आ रहा, बट दूसरे में आ जाएगा क्योंकि साल भर बाद भी मुझे मकान खाली तो नहीं कराना है, मुझे तो रिन्यू करना है उसको, तो वो दूसरे में आ जाएगा। इसलिए एग्रीमेंट भी 11 महीने का बनता है और 11 महीने बाद फिर 11 महीने के लिए रिन्यू होता है। हमेशा नहीं 11 महीने बाद भगा देते हैं उसको, फिर एक्सटेंड कर देते हैं, बट कितने महीने के लिए? 11 महीने के, ताकि वो ईयर टू ईयर बने ही नहीं। जब वो ईयर टू ईयर नहीं बनेगा तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, खत्म। आज घर वालों को कॉन्सेप्ट समझा देना इसका जाके, बोले हम बता देते हैं। अब आ रहा है कि नहीं आया? एंड तीसरा बोल रहा है ड्यूरेशन कितना ही क्यों ना हो, अगर रेंट उसमें साल भर का है, रिजर्विंग ईयरली रेंट। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? भले आपने भले 7 महीने के लिए दिया लेकिन किराया पूरे साल भर का अगर आप ले रहे हो, रजिस्ट्रेशन कराना। इसलिए 12 महीने के फिगर में पड़ते ही नहीं, हम 11 महीने पकड़ के बैठे। तीनों पॉइंट से हट जाएंगे अगर 11 महीने में हम हैं तो, क्योंकि एग्रीमेंट का ड्यूरेशन भी 11 महीने और रेंट भी कितना आ रहा है? 11 महीने। क्लियर हुआ? चलो यहां से पढ़ लेते हैं फटाफट से। डी वाला पॉइंट कहां गया? ये रहा। तो लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, जो कौन सी है? पहला ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर समझ में आया ना कि है कितने साल की, बट 1 साल बाद खत्म, फिर 1 साल के लिए रिन्यू। खत्म कब होगी? जब दोनों में से कोई भी पार्टी कम से कम 6 महीने पहले नोटिस दे। दूसरा क्या? एक्सीडिंग बनी है, 1 साल 1 महीने की भी हो गई तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड तीसरा क्या है? रिजर्विंग ईयरली रेंट। क्लियर है? कर सकते हैं इसको? हो जाएगा। चलो फिर गवर्नमेंट है ना, एसी लीज, ये फर्दर करके लिखा ना पॉइंट, कहां गया ये वाला? एसी लीज को एग्जाम कर सकती है जो 5 साल से ज्यादा की नहीं है और उसका किराया भी 50 रुपए से ज्यादा नहीं है ना। मिला? फर्दर मेरा पेन बंद हो गया इसलिए मैं गोला नहीं बना पा रहा हूं, है ना। ये जस्ट मिला ना पहला पॉइंट, फर्दर वाला दिख गया सबको? हाँ, तो क्या लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि एसी लीज जो 5 साल से ज्यादा की नहीं है एज वेल एज किराया भी 50 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो हम एग्जम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हो ही चुका है, नेक्स्ट भी हो चुका है, कर लेंगे। अब ये याद होना चाहिए, मैं कल पूछूंगा सबसे, और जिसने आंसर नहीं किया मैं उससे 10-10 बार पूरा चैप्टर लिखवाऊंगा। बहुत खतरनाक इंसान हूं मैं। हंस क्या रही छोरी, हूं मैं खतरनाक, है ना। अरे ये समझ में आ गया? देखो अपनी जिम्मेदारी से पढ़ लो, कोई जबरदस्ती करे उससे अच्छा अपनी जिम्मेदारी से कर ले। और वैसे भी मन से किए हुए काम की ज्यादा रिजल्ट मिलता। जबरदस्ती में तुमसे लिखवा भी लूंगा तो तुम मन मार के या पता नहीं किसी से भी लिखवा के लिया होगा, नहीं? तो बेटर है कि अपन मन से कर लो, बट करना पड़ेगा। हो जाएगा ये? चलो लंच कर लो, फिर अपन ECIPL करते हैं।